हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। आज दोस्तों हम जो है सैम्पल पेपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा सैम्पल पेपर टेस्ट 1 फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023, जिसमें हमारे क्वेश्चन विद आंसर दिए गए होंगे, जिनको हम 1 बाई 1 देखेंगे कि हमें क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 10th है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 80 हैं। ड्यूरेशन है हमारा 3 आवर्स का। तो दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमारे इसमें। आप देखेंगे तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, कुछ करीब 8 के लगभग हैं। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप जो है पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद देखेंगे कि हम सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए हमारा पूरा की पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें हमें हमें क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि LCM of two number is 14 times their SCF. The sum of LCM and SCF is 600. If one number is 280 then other number is। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हमारे अदर नंबर क्या होगा यदि एक नंबर उसमें 280 है और उनका LCM और SCF का सम हमारा 600 है और एक नंबर 280 है, और ये कहना चाह रहा है जो LCM है वो HCF का कितना है 14 टाइम्स है। तो देखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो सॉल्यूशन दिया है इसको देखेंगे। तो हमारा दोस्तों दिया है LCM प्लस HCF कितना दिया है 600, तो हमने 600 लिख दिया। बोला उसने कि जो LCM है वो HCF का 14 टाइम्स है। LCM जो है HCF का कितना है हमारा 14 टाइम्स। तो हम इसकी जो LCM की वैल्यू किस में रख दें, समेशन में रख दें। तो 14 HCF और एक HCF कितना हो जाएगा हमारा 15 HCF बराबर 600। 15 से 600 को करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा 40। तो हमारा HCF आया 40, तो हम निकालेंगे क्या, हम LCM निकाल लेंगे। तो 600 माइनस HCF हो जाएगा, तो 600 माइनस HCF की वैल्यू हमारी 40 है, तो 600 में से 40 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 560। लेकिन हम एक फार्मूला जानते हैं कि HCF LCM बराबर A इंटू बी। तो हमें मालूम है कि LCM और HCF तो हमने निकाल लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एक नंबर कितना हमारे पास 280। तो हम 280 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो अदर नंबर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं हम आसान क्वेश्चन था, जो कि MCQ में पूछा गया है। सो ऑप्शन इसका क्या होगा, हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों लगे हाथ। When 2120 is expressed as the product of its prime factors we get। जब दोस्तों हम इसके 2120 के जब हम फैक्टर करेंगे इसके, तो इसके फैक्टर करने पे हमारे पास आएगा 2 × 2 222 5 × 53। तो देखोगे 2 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर 3 × 5 × 53। तो दोस्तों यही क्या है, इसके 2120 के प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जो हमारे खुद से तथा एक से डिवाइड जाएं और उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के हमारे जो हमारे पास गिवन नंबर है उसके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 3 × 5 × 53। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें थर्ड। तो दोस्तों देखो थर्ड में थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3। इसके जीरोज दिए गए हैं p एंड q। देन हमसे पूछना चाहता है कि p + q - pq की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों देखो p और q इसके जीरोज मीन्स रूट्स दिए गए हैं इसके। तो हमें मालूम है एक फार्मूला कि सम ऑफ जीरोज, जिसे हम बोलते हैं p + q, हमारा फार्मूला होता है -b/a। अगर हम बात करें -b/a, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और b की वैल्यू इसमें देखोगे तो -7 दिया है इक्वेशन में, और a की वैल्यू कितनी है 2। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 7/2। एंड एक इक्वेशन होती है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है c/a। तो c/a की वैल्यू कितनी है 3/2। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे p + q - pq में, तो p + q कितना है 7/2, ये कितना है 3/2। 7 में से 3 गया तो हमारे पास आएगा 4/2। इसे उड़ाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ऑप्शन ध्यान से देखें तो थर्ड का हमारा क्या है, बी। बॉम्बे आंसर इज़ द करेक्ट। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। हमारे पास
लीनियर इक्वेशन का पेयर है। एक है 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड सेकेंड है 4x प्लस 6y बराबर 10। तो हमसे पूछना चाहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम इसके एक कंडीशन जानते हैं हम कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 में क्या रिलेशन होता है। फिर उसके बाद जो रिलेशन सेटिस्फाई होता है उससे हम जो है आंसर मैच करेंगे। तो a1/a2 हमने देखा, सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू क्या है। a1 ये है तो a2 ये है, b1 b2 c1 c2। तो हमारी ये वैल्यू क्या है, हम आ जाएंगी। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब जब वैल्यू रखने के बाद देखा कि ये हमारी तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक जो अप्रोच है कि तीनों की तीनों वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। तो दोस्तों मालूम है तीनों की तीनों बच गए। तो इसका जो आंसर होगा तो वो आंसर क्या होगा, इसका होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें कौन सा होगा, सी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट हमारे एक पैरेललोग्राम है ABCD और चारों के पॉइंट दिए गए हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो जब पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं वो जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे हैं। तो देखोगे आप ABCD चारों दिए हैं, अब इंटरसेक्ट हैं तो अब हमें मालूम है इन दोनों का इंटरसेक्ट बिटवीन, इन दोनों का बिटवीन। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। और इन दोनों को बराबर करेंगे तो सॉल्व जब हम करेंगे तो 3 + a/2 बराबर 4 + 5/2। तो 3 + a बराबर 4 + 5, 2 से 2 घट जाएगा तो 3 + a बराबर 9 आएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। एंड सिमिलरली 1 + b/2 ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके 1 + b/2 बराबर 4/2। तो देखेंगे हम लोग इसमें तो हमारा जो आएगा 1 + b बराबर 4, देन b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो हमारी a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू 3 आएगी। तो दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां। तो 6 क्वेश्चन को देखोगे, दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DEF। उसने बोला कि जो BC है, BC की वैल्यू दी गई है 3, EF की वैल्यू दी गई है 4 एंड एरिया, इसका एरिया दिया है 54। इसका एरिया हमसे क्या है पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो हमारी ट्राइंगल थ्योरम है, ट्राइंगल थ्योरम क्या कहती है कि भैया इनका जब हम एरिया निकालेंगे तो इनके रिगार्डिंग जो साइड है उनका स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है हमारा ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF तो बराबर होता है। अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो इधर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस BC अपॉन EF का स्क्वायर। तो देखोगे ट्राइंगल ऑफ ABC का एरिया कितना 54, एरिया ऑफ DEF बराबर 3² / 4²। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 से 54 को काटोगे ये कटेगा हमारा करीब 6 टाइम्स और 16 × 6 हो जाएगा हमारा 96। तो दोस्तों देखेंगे कि छठे का आंसर जो है हमारा क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली दोस्तों देखेंगे हम लोग 7th क्वेश्चन है, sec a बराबर 15/7 एंड a + b बराबर 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec b। ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे ABC इन दोनों का सम कितना दिया उसने 90, तो बचा हुआ कितना होगा 90। sec a दिया है, हमें एक मालूम है एक ट्रिक होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। sec चाहिए तो sec के लिए यहाँ से चलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना दिया है क्वेश्चन में 15 और ये बेस कितना दिया 7। दोस्तों उसने पूछा है cosec b, तो ये वाला अब cosec के लिए ये चीज़ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसमें परपेंडिकुलर कौन सा लें, बेस कौन सा लें। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो एंगल हमसे पूछा गया हो उस एंगल के जस्ट सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। उसने पूछा cosec b, cosec के लिए चलेगा h/p। तो हम निकालेंगे cosec के लिए h/p।
अच्छा एच की वैल्यू तो सेम रहेगी 15, पी की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर फिर से क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/7। सो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8th। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर दिया है 5, देन साइन सी बराबर दिया है 1/2, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ए सी। हमसे अब ये पूछा गया है तो हमें मालूम है दोस्तों साइन सी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो परपेंडिकुलर साइन सी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 1/2 एंड ए बी की वैल्यू 5 है, तो ए सी हमसे पूछा गया है, तो ए सी हो जाएगा 5 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। इन द ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड। ध्यान से देखो तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें बोला गया है जो डी और ई पॉइंट हैं, डी इस पे आ जाता है और ई इस पे आ जाएगा, सच दैट डी पैरेलल है किसके बी सी के। तो बोला उसने ए हमारे पास दिया है, ए दिया है, बी डी दिया है, ए दिया है, ए डी दिया है, बी डी दिया है। सो हमसे पूछ रहा क्या चाहता है सी। तो दोस्तों बेहद आसान है, हमें पता है ट्रायंगल की थ्योरम है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन सी। तो हमारी एक थ्योरम लग जाएगी। इस थ्योरम के वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर कितना आंसर आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। दोस्तों देखेंगे हम इस 10 में क्या पूछना चाह रहा है। वो हमसे कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। सो ट्रायंगल नहीं, हमारे पास ट्रिपेजियम दिया गया है विद ए डी पैरेलल है किसके हमारे बी सी के एंड ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। इफ डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी बराबर डी ओ अपॉन ओ बी बराबर 1/2, देन बी सी की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है कि बी सी की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। तो दोस्तों देखेंगे इसका जो आंसर दिया है ए डी होगा पैरेलल बी सी के, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए डी अपॉन बी सी देखेंगे हम लोग, जो हमारे पास ए डी है और जो बी सी है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो बराबर होगा किसके ए ओ अपॉन ओ सी। तो ए अपॉन ओ सी ये भी हमारी क्या है थ्योरम है। तो थ्योरम में जब ए डी की वैल्यू 4 रखेंगे और बी सी हमें दिया है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, ए ओ अपॉन ओ सी क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 का 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, तो बी सी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इफ the angle between two radii of circle is 140 degree, then the angle between the tangent at the ends of the radii is। तो दोस्तों देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट है। नॉर्मली दो टेंजेंट बनानी है तो एक सर्कल ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा सेंटर हमारा, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ऐसे। ये जो दोस्तों दिया उसने 140 ये वाली वैल्यू दी है उसने, तो लिखेंगे ओ ए बी सी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक क्वाड्रिलेटर बनना है ओ ए बी सी। तो इस क्वाड्रिलेटर में जो सभी एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180 या 360, 360 होगा मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखो तो हमेशा जब भी टेंजेंट पे रेडियस पड़ती है तो वो कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसमें दो तो 90 हो गए, एक 140 है, तो ये बचा कितना। इसको अगर हम नॉर्मली समझें तो ये हमारे पास एक 90, एक 140, दूसरा 90, तीसरा हमें पता नहीं, और इनका सबका सम कितना आ जाता है 360।
अगर हम इनका सब का सम देखें तो 360 आएगा। जब हम 360 देखें, 90 90 180, 180 और 10 100, 280, 280 और 40 320। जब मैं 360 में से 320 घटाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। तो आंसर इज डी, 12 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13 में बोला गया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी inscribed इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर क्या एक रेडियस दी गई है, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर रेडियस दी गई है। इस रेडियस में अगर देखना चाहें आप इसमें, तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में रेडियस हमारे पास ऑलरेडी दी गई है कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर की रेडियस है और 8 ये है, 8 ये है, तो हमारा जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर डायगोनल 16 सेंटीमीटर है तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर हम जब साइड निकालेंगे तो साइड हमारी होती है डायगोनल का √2 टाइम्स डिवाइड में हो जाएगा। डायगोनल है हमारा 16 और ये √2 आ जाएगा। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, एरिया होता है हमारा साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है 16/√2 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर देखेंगे तो 128 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इज बी। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 14 है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे ये समझने की कोशिश करेंगे। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद बेस रेडियस 80 सेंटीमीटर। तो देखेंगे तो हमारी रेडियस 80 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। तो एक तो बोला टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो एक होता है टोटल, एक होता है लेटरल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इन ब्रैकेट h+r और लेटरल सरफेस एरिया का होगा 2πr h। तो जब हम 2πr से 2πr हमारा जब क्रॉस होगा तो देखोगे तो ऊपर बचेगा h+r/h। h और r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 + 80/20। तो ये आएगा 100/20। तो इसका आ जाएगा 5:1। सो ऑप्शन इज डी, 14 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15। तो द मीन एंड मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16, द मीडियन इज। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो मीन दिया है वो 28 है और जो मोड दिया गया है वो 16 है। तो मीडियन पूछा है तो इसका एक फार्मूला होता है, मीन मोड मीडियन का एक रिलेशन होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। तो हमें चाहिए मीडियन, तो मीडियन को इधर ले आएंगे, बाकी 2 मीन को इधर पहुंचा देंगे। तो मोड + 2 मीन, तो मोड दिया है आपके पास 16 + 2 × 28। तो देखेंगे आप लोग तो 28 दूनी 56 और 16 56 और 16 72 और 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो जो मीडियन आया वो हमारा आया सी। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, ऊपर मार्क्स दिया गया है। तो मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर थोड़ा सा मैं एनालिसिस करा दूँ आपको, ये हमारा मार्क्स के लिए आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, और यहाँ आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 1 by 1 देखेंगे तो ये हमारे पास 8, 10 ऐसे करके कहाँ तक आ जाएंगे, हमारे पास 18 है। और इन सभी का सम जो आएगा हमारे पास वो आएगा 100। 8 का इधर 8 आ जाएगा, 8 में 10 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू जब हम देखेंगे तो लास्ट का टर्म आएगा हमारे पास 100, और जब हम 100 को डिवाइड देंगे 2 से तो ये आएगा 50। और जो 50 आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 52 के पास आएगा, जो कि हमारे पास एक मीडियन होता है, मीडियन ग्रुप होता है। उस ग्रुप इंटरवल की वैल्यू आएगी 30 to 40। तो हमारे पास जो एक मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास की वैल्यू आएगी बी, मतलब 30 to 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। हमारे पास 2 डाइस हैं, उन 2 डाइसों को अगर हम उछालें तो 2 डाइसों को उछालने का मतलब ये है कि उनकी जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास आएंगे 36। लेकिन जो डबलेट का आउटकम्स होगा जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो उनका आएगा हमारे पास 6 6। कितना आएगा? 6 6। तो हमसे पूछ रहा है कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6/36 जो होगा हमारे 1/6। तो आंसर इज 17 का बी। तो हमारा 1/6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18। तो 18 में देखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3 एंड देन द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों हमें tan थीटा की वैल्यू अगर देखें, 4 tan थीटा बराबर दिया है हमको 3। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ sin थीटा कॉस थीटा sin थीटा कॉस थीटा, मुझे अगर tan थीटा बनाना है तो मैं इसमें साइन में कितने से डिवाइड दूँ कि ये tan बन जाए। तो हमें पता है कि भाई इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे डिवाइड देना होगा? कॉस से। जब मैं कॉस से डिवाइड दूंगा तो कॉस से कॉस हटेगा, कॉस से कॉस हटेगा। 4/cos होगा 10 और 4/cos होगा 10। तो देखो 4 tan थीटा माइनस 1/4 tan थीटा प्लस 1। तो tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, या हम बोले 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 - 1/3 प्लस 1। 3 - 1 मतलब 2, 3 + 1 मतलब 4, 2/4 मतलब 1/2 हमारा इज द आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 19। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नंबर 6 की पावर n नेवर एंड विद 6 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। रीजन है द नंबर 9 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इतना तो पता है कि 6 की पावर जो n होगी या 9 की पावर जो n होगी, उन दोनों में मैं पावर कितनी भी चढ़ा दूँ, लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती। जब लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती और तो मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। लेकिन जो असर्शन और जो रीजन है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसमें। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन हमारे फिक्स होते हैं। पहला दोनों ऑप्शन जब सही हो लेकिन दोनों का रिलेशन हो तो हमारा ए ऑप्शन, दोनों में रिलेशन ना हो तो बी, थर्ड वाले में हमारा जो है रीजन गलत होता है और चौथे वाले में असर्शन गलत होता है। ये स्टेटमेंट हमारे फिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 20। द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10, y इज 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो देखो दोस्तों हमारे पास रीजन तो सही है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू रखें, वैल्यू रखने के बाद y को देखते हैं, y को सॉल्व करने पे y की वैल्यू एक्जैक्टली जो आएगी हमारी, वो हमारी 3 आएगी। वो 3 कैसे आती है उसे देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा। तो हमारा y इधर रख देंगे, डिस्टेंस 10 का स्क्वायर बराबर x2 - x1, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 100 होता है। 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर, 8 मतलब 64 प्लस y स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो 100 में से 64 हटाओगे तो 36 आएगा, तो ये 36 आ जाएगा। y - 3 बराबर 6 आएगा। तो y बराबर एग्जैक्टली 6 + 3 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। तो y की वैल्यू हमारे पास y + 3 आएगा ये। तो y की वैल्यू आएगी 6 में से 3 गया तो 3। इसलिए असर्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन जिसमें असर्शन गलत हो, तो हमें पता है कि उसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो दोस्तों हमारा जो सेक्शन ए था, जो MCQ बेस्ड था, वो हमारा सेक्शन फिनिश होता है। अब हम दोस्तों जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारी स्टेप मार्किंग का ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं उसमें हमें कहीं भी
कोई भी स्टेप नहीं खाना, जितना हो सके हमें स्टेप को उसमें जोड़ते रहना होगा, कहीं भी स्टेप में कोई कमी हमें करनी नहीं होगी, तभी हमें नंबर, हमारे अच्छे से नंबर मिलेंगे। और बताऊं दोस्तों, इसमें जो है आप लिखने की जो कला है, उस लिखने की कला में आप माहिर रहिए। आपको नंबर टीचर, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आप जब जो फार्मूला यूज करेंगे उसको अगर अंडरलाइन कर देंगे, जो सामने वाला जो कॉपी चेक करता है तो उसमें कॉपी चेक करते वक्त वो ध्यान देता है कि बच्चे ने बहुत ही सुंदरता से और नीट एंड क्लीन लिखा है, तो इसका मतलब है बच्चे को एक हक बनता है कि पूरा अक्षर में पूरा नंबर देने का। तो दोस्तों राइटिंग का प्लस फार्मूलों का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो दोस्तों हमें ध्यान से देखना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD कैसा हमारा एक रेक्टेंगल है, ABCD। तो हमें मालूम है रेक्टेंगल में ABCD में कि होता क्या है कि भैया जो आमने सामने की साइड होती है, फ्रंट ऑफ द साइड, तो उनकी जो साइड होती है, उनके आमने सामने की जो साइड होती हैं, तो वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के, एंड x माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा, 14 के। तब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 22 आएगी एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 22। तो 22 में क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a b एंड c, इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, हमारे पास इन ट्राइंगल्स LMK एंड PNKB है। तो हमारे पास देखो दोस्तों एक ट्राइंगल दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है, जो हमारे पास इनके नामकरण कर दिए गए हैं, MNKPL। हमारे पास हर के एंगल दिए गए हैं अलग अलग। सो दोस्तों देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या सॉल्व किया है। तो इसमें इसकी वैल्यू x है, ये a है, ये b है, ये c है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल LMK एंड PNK। तो LMK में देखेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल है, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दोनों में एंगल क्या होगा, कॉमन होगा, k। तो हम बोल सकते हैं डबल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से कि जो हमारे दोनों ट्राइंगल हैं वो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे या कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि LM अपॉन PN, कह सकते हैं कि LM अपॉन PN बराबर KM अपॉन KN, KM अपॉन KN। तो दोस्तों LM अपॉन PN की वैल्यू कितनी, a अपॉन x, और इसकी कितनी है, b प्लस सी अपॉन सी। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा और नीचे कितना चला जाएगा, b प्लस सी। तो x की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन b प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 में हम देखेंगे कि x, y एंड MN आर हैव टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर D ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट x, y एंड पैरेलल MN। सो हमें इसमें ध्यान देना होगा, जो x, y है वो MN के क्या दिखाना है, हमको पैरेलल दिखाना है। अगर पैरेलल दिखाना है तो हमें इसको प्रूव करना होगा। तो हमारे पास देखो दोस्तों एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल से दो टेंजेंट गुजारेंगे हम लोग, और वो दोनों टेंजेंट क्या एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो दोस्तों सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे क्या दिया है। इसने बोला गया है कि सिंस एक्स वाई इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट डी, आल्सो OD जो होगा वो हमारे इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री के होंगे। सिमिलरली MN इज द टेंजेंट टू द सर्कल E, MN जो है एक इज द टेंजेंट टू द सर्कल E, सो OE परपेंडिकुलर MN। सो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों हमें मालूम पड़ा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, तो ये दोनों कैसे हैं आपस में 90 डिग्री। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो MN के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, ये भी एंगल इसके बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर होंगे। तो हम आपस में बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, एक दूसरे से। जैसे हम अगर ध्यान दें तो एक तरह से ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। इस जेड वाली शेप को हम बोलते हैं को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दोनों साइड दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24।
24 में बोला ए रोप बाई विच ए काव इज tethered is increased from 16 meter to 23 meter. How much additional ground does it have now to graze? मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के थ्रू कि एक गाय है जो एक रस्सी से बंधी हुई है और वो रस्सी क्या है, पहले 16 मीटर की थी, 16 मीटर से क्या हो गई 23 मीटर की हो गई, और वो पूछना चाहता है कि उसने कितना घास को खाया या कितना उसने घास को ग्रेज किया। तो दोस्तों देखेंगे इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक तरह से क्या दे दिया उसने, अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर एक 16 मीटर है और दूसरा हमारे पास कितना है 23 मीटर है, तो वो ये वाली घास ही तो खा सकती है। वो पूछना चाहता है 16 से 23 के बीच में जो घास खाई है वो कितना खाई है, तो मतलब वो एक तरह से आपसे एरिया पूछना चाहता है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास बचा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 कैपिटल आर की वैल्यू 23 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 858 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है और मैं करके कि किस तरह से दिया है कि एक डायग्राम दिया गया है, उसमें जो है बोला गया कि एक क्वाड्रेंट है, मतलब एक सर्कल का एक चौथा हिस्सा है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 3.5 मीटर है सेंटीमीटर है। अगर ओडी की वैल्यू उसने बोली है कि ओडी की वैल्यू अगर 2 है, साथ के साथ उसने रेडियस दी है आपको कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो वो पूछना चाहता है कि पहले तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी एंड शेडेड रीजन। तो हमारे पास अगर ध्यान से समझो तो पहले सबसे पहले हम क्या क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया सिंपल है, सबसे आसान है, ये टोटल सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हमें क्वाड्रेंट का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू आर की वैल्यू रखने पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ओ डी, जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे बी ओ डी का, तो हमें पता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो 1/2 3.5 इंटू 2, तो इससे आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका एरिया निकल गया, इस पूरे का एरिया निकल गया, तो हमें इसका चाहिए तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा, कितना आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25 कि उसने बोला है ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड ए एंड बी इफ साइन a + 2b बराबर √3/2 एंड कॉस a + b बराबर 1/2। तो दोस्तों अब वो पूछना चाहता है ए और बी की वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन में √3/2 किसकी होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो हम देखेंगे a + 2b बराबर 60 डिग्री एंड a + b बराबर 60 डिग्री। जब हम ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 एंड a की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे, a की 60 एंड b की 0। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसने बोला या तो ये करो या ये करो, दोनों में से एक करना। फिलहाल हम तो सभी साथ में सॉल्व करके चलेंगे। बोला उसने इफ़ 1 + cos a एंड सेकंड ब्रैकेट 1 - cos a बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो हमें देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो 1 + cos a 1 - cos a + b a - b का फॉर्मूला लाएंगे तो a² - b², तो हमारा आएगा 1 - cos स्क्वायर a बराबर 3/4। तो हम इस 1 को, या फिर हम बोलें कि 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a और 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा √3/2। तो साइन a बराबर ±√3/2। सिमिलरली हमें चाहिए tan a, तो साइन a/cos a, हम cos a भी निकालेंगे साइन a भी निकालेंगे, और दोनों की हेल्प से इस फॉर्मूला में जब रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी ± का √3। तो हमारी tan a की वैल्यू आई ± के √3। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 to 22 कैरी 3 मार्क्स ईच। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है जो हमारा 3 मार्क्स का कैरी करेगा। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो मिसप्रिंट हो गई है, तो इसमें n आएगा, n इरेशनल नंबर। तो हमारा दिया गया है कि जो हमें पूछा जाता है, जो हमें प्रूव करना है, उस प्रूव के उल्टा
जस्ट हम उसके उल्टा चलेंगे तो हम √5 को क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर है, तो √5 बराबर P/Q लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या हमारे को प्राइम नंबर हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा P बराबर √5Q। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे P² बराबर 5Q² आएगा। इसका मतलब ये है कि जो P² है और जो 5 है और Q है, इसका मतलब ये है कि P² इज डिविजिबल बाई 5, मतलब हमारा जो है 5 से P² डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि P भी हमारा डिविजिबल होगा किससे, 5 से। सो एज्यूम P बराबर 5 है। अब हम क्या है, हम जो P है, जो हमारा P एक टर्म है, तो वो हमें पता है 5 का मल्टीपल होगा, तो हमने मान लिया P बराबर 5 m, वेयर m इज एन इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P² इक्वल टू 25m², तो बट P² इक्वल टू हमारा था 5Q² एंड P² इक्वल टू 25m²। इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे तो हमारा आएगा Q² इक्वल टू 5m²। तो Q² इज डिविजिबल बाई 5 एंड Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। फ्रॉम द above we conclude that P and Q have one common factor 5, that is 5, which contradict that P and Q are co-prime। तो दोस्तों हमारा जो P और Q है वो को प्राइम नंबर हैं, तो हमारा 5 उनमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो हम बोलेंगे जो हमने एजम्पशन माना था तो हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। हैंस हम बोलेंगे √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 27 में बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 7x + 3 -7x - 3 बराबर 0। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे दो फैक्टर आएंगे इसके, -1/3 एंड 3/2। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा, अल्फ़ा के और बीटा की वैल्यू हम रख देंगे इसमें, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखने पे आएगा 7/6। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसको प्रूव भी करो, इसको मतलब वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पता है सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 7/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7/6। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा होता है हमारा, वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -1/2 एंड अल्फ़ा बीटा होता है C/a। तो C/a रखेंगे तो C की वैल्यू कितनी है, -3 और A की वैल्यू कितनी है 6। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 1/2। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस के साथ 1/2 आएगा। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों हमारी क्या वेरीफाई कर रही हैं, और वेरीफाई करेंगे तो हम साफ हमें पता चल रहा है कि ये हमारा प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 को देखना है, समझना है हमें। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इन अ कॉलेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 22 days, he has to pay off 1380 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 28 days and pays rupees 1680 as hostel charges, find the fixed charges and cost of the food per day। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ये हमारा इक्वेशन है, कैसे बनानी है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसने बोला कि जो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने कितना माना, x, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बाई रुपीज़। तो उनका जो टोटल चार्ज है वो क्या है कि हमारी जो फिक्स चार्ज है वो तो x है, लेकिन 20 डेज के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, तो बाई से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो टोटल आ जाएगी उसकी कीमत कितनी, 1380। सिमिलरली x + 28 बाई बराबर 1680। तो सब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 280 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। जब हम देखेंगे तो ये हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो x माना था, तो उसकी वैल्यू आई आपकी 280 एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे हमारा वो कितना है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके दिया गया है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons 9:7 and their ratio of expenditure, and if each them manage to save
2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारा इनकम सोर्स है वो 9:7 है, तो हम इनको दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा 9x कमाता है, दूसरा पर्सन 7x। लेकिन एक्सपेंडिचर मीन्स है खर्चा, तो इनका एक्सपेंडिचर कितना मान लेंगे। एक्सपेंडिचर को हमने y माना, तो एक पर्सन के द्वारा y है, दूसरे के द्वारा 3y है। तो हमें सेविंग देखनी है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को आपस में से घटा देंगे। सेविंग मतलब कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें तो वो हमारी क्या हो जाती है, सेविंग। तो फर्स्ट पर्सन के द्वारा सेविंग, सेकंड पर्सन के द्वारा सेविंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों की सेविंग सेम है, 2000 रुपये पर मंथ। तो दोनों की इक्वेशन हम लिख देंगे कि 9x - 4y बराबर 2000। तो 2000 को इधर ले आएंगे, तो ये 9x - 4y - 2000 बराबर 0। नेक्स्ट बन जाएगी 7x - 3y बराबर 2000। 7x - 3y माइनस के 2000 बराबर 0। जब हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू 2000 आएगी एंड y की वैल्यू 4000 आएगी। तो हमारी पूछ रहा है कि महीने की इनकम कितनी है पहले पर्सन की। तो हमने 9x बोला था, 9 का इंटू 2 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18000। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन 7 × 4000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 28000। तो हमारा कितना 28000 और ये आ जाएगा 18000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम अपना 29 में बोला है कि sec थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। हमें ये क्या है कि ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। हमें इन दोनों में से एक लेंगे और एक को हमें क्या उसके जस्ट बराबर वाला प्रूव करना होगा। तो हम क्या मानते हैं कि हम LHS ले लेते हैं। हम क्या किया कि साइन कॉस थीटा है तो हमने ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड दे दिया। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। तो कॉस से कॉस गया, तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 एंड 1/cos क्या हो गया sec थीटा, और माइनस का कॉस से कॉस गया तो हमारा कितना बचा माइनस का 1। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या नीचे देखेंगे, तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1/tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब जो ये 1 है, 1 का फॉर्मूला हम जानते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन करते वक्त ये समझो कि a² माइनस b², तो a माइनस बी a प्लस बी। तो अगर आप देखोगे तो हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो, हम इसे लिख सकते हैं जब हम लिखना चाहें sec थीटा माइनस के tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में sec थीटा प्लस tan थीटा। जब हम एक ब्रैकेट में देखो tan थीटा और sec थीटा इधर है, tan थीटा sec थीटा इधर है, तो दोनों में से tan थीटा sec थीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा माइनस का sec थीटा इन ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या sec थीटा प्लस के tan थीटा। तो ये क्या है हमारा जो LHS लिए थे वो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, RHS के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 30। ये हमारी एक प्रूविंग है। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। वो ये पूछना चाहता है कि जो आपका अगर हम एक सर्कल है, उस सर्कल में देखेंगे दोस्तों, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन, एक सर्कल है, सर्कल से हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट बनाएंगे। दो टेंजेंट बनाने के बाद सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। जब इनका ये जो एंगल है, इस एंगल को हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB होगा, एंगल AOB होगा वो हमारा कितना होना चाहिए 90। तो देखो कैसे सॉल्व किया, XY एंड X', ये एक XY है, ये X' है, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज द टेंजेंट। AB क्या हमारी टेंजेंट है एट द पॉइंट C विच इंटरसेक्ट XY एंड X', Y' एट B।
तो हमारी जो एक्स वाई पर ए पे टच कर रही है, दूसरी बी पर टच कर रही है। हम इसमें दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ओ ए पी, एक वाला ये और एक नीचे, दो ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों ट्राइंगलों को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें मालूम है कि जो ओ पी है वो ओ क्यू के बराबर होगा। अब देखना आप दोस्तों, जो हमें प्रूव करना है, हमें एक तो करना है ट्राइंगल ओ ए पी, देखो उधर ओ ए पी ये वाला, एंड दूसरा करना है हमें ओ ए सी ये वाला। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसे यहाँ से, एक वाला ये और एक ये, दो ट्राइंगल लेने, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे लिए एक ये और एक ये दो टेंजेंट बन गए। दोनों टेंजेंट हमें मालूम है कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड है पी ओ बराबर ओ सी, पी ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ सी ड्यू टू रेडियस, एंड ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एस से कि भाई ये हमारी जो होंगे कैसे होंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए पी ये वाला जो एंगल है और ओ ए सी सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम बात करें कि सिमिलर, इन्हीं की तरह सिमिलर हमारा अगला एक ट्राइंगल है बी ओ क्यू ये वाला और इधर वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों ये आपस में बराबर होंगे तो हम आगे देखना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि उसको 1 माना, इसे नीचे वाले को 2 माना। तो हम बोल सकते हैं नाउ पी ओ की इज ए डायामीटर ऑफ अ सर्कल, हैंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों के 1 प्लस 2 बराबर 180, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 बराबर 180, 2 से हम 180 को काट देंगे, कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमें जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि जो एंगल ए ओ बी है वो हमारा कितने के बराबर आए, 90 डिग्री के। अगला एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये भी हमारा एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से है, ये क्या है, सभी एंगलों का सम जो है हमारा 360 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। Let ABCD be the quadrilateral circumscribing a circle at the center O such that it touches the circle at the ends PQRS. Let join the vertices of the quadrilateral ABCD to the center of the circle. तो आप अगर ध्यान से देखो हमारे पास ABCD एक क्या क्वाड्रिलेटरल है, एंड एक इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। साथ के साथ सर्कल ऐसे बना हुआ है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये इस पे क्या करें, टेंजेंट का टच, टेंजेंट पॉइंट पे टच करने का काम करेंगे। तो हमसे इसमें जो पूछा गया है, जो अभी हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे ट्राइंगल ओ ए पी ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ओ ए एस एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों हम ट्राइंगलों को देखेंगे। तो ए पी बराबर ए एस हमें पता है टेंजेंट की वजह से होता है, ये वाला टेंजेंट, ये जब टेंजेंट होंगी दोनों आपस में बराबर होंगे। एंड पी ओ बराबर ओ एस क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या हमारा कॉमन है। तो ट्रिपल एस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी बराबर होगा ट्राइंगल ओ एस के। तो हम सी पी सी टी से बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के क्या होगा, बराबर। इसी तरह हम बोल सकते हैं 2 3 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा। इन सभी का सम कितना आना चाहिए हमारे पास, 360 डिग्री। तो हमने इन सब का सम लिखा 360 डिग्री। इनको हम ऐसे अरेंज करें कि इसमें से जो सम है वो इस तरह आए कि हम 1 + 8 2 + 3 4 + 5 6 + 7 लिख देंगे। 1 + 8 क्योंकि एंगल 1 और 8 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसे 2 × 1 बोल सकते हैं, 2 × 2 2 × 5 2 × 6 बराबर 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। हमें एंगल 1 + एंगल 2
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो एंगल 1 + 2 हो जाएगा AOD एंड एंगल 5 + 6 हो जाएगा COD बराबर 180। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था कि जो हमारे होते हैं इसमें, तो वो हमें कैसे हमारे 180 होंगे। तो ध्यान से देखें, उसने यही बोला है कि जो सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा। One card is drawn at random from well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is either a red card or a king. सेकंड है नीदर ए रेड कार्ड नॉर अ क्यून। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते वक्त हमें याद होना चाहिए कि टोटल हमारे कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। वो कह रहा है या तो कार्ड रेड हो या फिर आपका रेड हो या फिर आपका एक किंग कार्ड हो। तो हमारे पास ऐसे टोटल कितने होंगे, 28। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 28/52, जिसे सॉल्व करने पाएगा 7/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर ए रेड कार्ड और अ क्यून कार्ड। तो जो हमारा बचा हुआ इनको हटा दें, 52 में से 28 हटा दें तो हमारे पास 24 आएगा, और 24 आएगा तो हमें पूछ रहा है कि नीदर वाली प्रोबेबिलिटी। तो नीदर वाली प्रोबेबिलिटी होगी 24/52, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6/13। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी है, क्वेश्चन 32 टू 35 कैरी 5 मार्क्स ईच। तो दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट है सेक्शन डी है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो हमें इसी में मिलते हैं। 32, 33, 34, 35, मतलब लगभग 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हमारे 20 नंबर के होंगे, और जो मेजॉरिटी पार्ट रखते हैं इसमें हमारे नंबर। ओके, तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of large diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दोस्तों ये NCERT एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो दोस्तों इसको एक बार हम देख लेते हैं कैसे हमें ये सॉल्व करना है। दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, लेट द टाइम टेकर स्मॉलर पाइप, हमने उसको x आवर बोला, और जो लार्जर पाइप है वो हमारा x-10 हो जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कि बोलना चाहता है कि स्मॉलर पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना पार्ट हम फिल कर सकते हैं, तो 1/x, और बड़े पाइप के द्वारा हम 1/x-10। इट इज़ गिवन दैट द टैंक कैन बी फिल्ड 9 होल 3/8, जो हमारा 75/8 आवर्स बाई बोथ द पाइप्स टुगेदर। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमें देखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन बोला गया है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमारा जो दोनों पाइप हैं वो 1 घंटे में 1 घंटे में फिल कर सकते हैं। तो उसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम देखें तो हमारी आएगी 8x² - 230x + 750 = 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखते हैं हम लोग कि x की वैल्यू 2 आती है। तो x की वैल्यू 2 किस तरह से हैं उसे हम देखेंगे। तो x की वैल्यू हमारी देख रहे हैं कि एक x की वैल्यू 25 आती है, दूसरी हमारी 30/8 आती है। टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप कांट बी 30/8 मीन्स 3.75 आवर्स, एज इन दिस केस द टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप विल बी नेगेटिव विच इज़ लॉजिकली नॉट पॉसिबल। तो हम 30/8 को क्या कैंसिल कर देंगे। Therefore, time taken individual by the smaller pipe and the larger pipe will be 25, and 25 - 10 = 15 hours respectively. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 आवर्स। तो दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन था तो ये इस तरह से सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसमें जो था अथवा करके और करके, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे दोस्तों, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ
its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर. Find its length and breadth. तो दोस्तों हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके ऊपर एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है. तो रेक्टेंगुलर पार्क में बोला है कि जो उसकी ब्रेड्थ है वो उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है. मतलब अगर मैं ब्रेड्थ को अगर x मान लूँ तो उसकी लंबाई हो जाएगी x प्लस का 3. और इसकी जो हाइट दी है रेक्टेंगुलर की तो एल्टीट्यूड दिया वो 12 मीटर दिया है. तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. दोनों का एरिया निकालने के बाद जो ऐसा क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से हम कर दें. तो दोस्तों देखेंगे कि हमने इसका एरिया निकाला रेक्टेंगुलर पार्क का तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आया. एंड नाउ द बेस, अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो बेस है आइसोस्केलस ट्राइंगल का वो कितना है, x दिया है और हाइट दी है 12 मीन्स एल्टीट्यूड. तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 x इंटू 12 तो हमारा आ जाएगा 6x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो उसने बोला इन दोनों का जो एरिया है वो हमारे ट्राइंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है. तो हमने इक्वेशन रखी. इक्वेशन रखने के बाद देखा हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बराबर 6x प्लस 4. तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0. हमें इसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है बी गेट. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएंगी तो हमारी वैल्यू आएगी 4 एंड माइनस के 1. हम -1 ले नहीं सकते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी देयरफॉर x बराबर 4, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है लेंथ हो या ब्रेड्थ हो वो नेगेटिव में हो नहीं सकते. तो ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 4 मीटर एंड इट्स लेंथ विल बी 7 मीटर. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33. प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersecting the other two sides in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio. तो दोस्तों हमें ये प्रूव करना है कि हमें जो लाइनिंग है टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. फिर बोला आगे यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो. तो दोस्तों ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को हम इसमें प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है उसको हम ज़रूर इसमें सॉल्व करेंगे. तो जो नेक्स्ट है इसमें बोला है साफ साफ कि जो इसकी जो प्रूफ है प्रूफ को हमें खुद सेल्फ करना है. जो कि इसमें बोला है 1.5 का प्रूफ है 1.5 का ये. तो हमारे पास 3 नंबर यहाँ से हैं. बचे हुए को हम अलग से सॉल्व करेंगे जो हमारा 2 नंबर का होगा. लेट ABCD बी ए ट्रेपेजियम. हमारे पास एक ABCD है जो एक ट्रेपेजियम है. बोला है कि DC जो है वो पैरेलल होगा AB के एंड EF भी ऑलरेडी पैरेलल होगा इसके. तो दोस्तों हम देखेंगे जॉइन AC को अगर हम मिला देते हैं तो किस पॉइंट पर मिलता है तो हमारा G पॉइंट पे होके जाएगा. इन ट्राइंगल ABC बी हैव GF पैरेलल होगा AB के. तो जो GF है हमारा किसके पैरेलल होगा AB के. तो हम बोलेंगे कि CG अपॉन GA बराबर होगा CF अपॉन FB. सिमिलरली हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC मतलब ये वाला हिस्सा. इन ट्राइंगल ADC बी हैव EG पैरेलल DC. जो EG है हमारा वो DC के क्या होगा पैरेलल होगा. तो हम फिर से लिखेंगे कि DE अपॉन EA बराबर CG अपॉन GA. तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है. इन दोनों इक्वेशनों से देख सकते हैं हम लोग कि जो DE अपॉन EA बराबर हो जाएगा CF अपॉन FB. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों. ये हमारी प्रूव हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ए बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन.
Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कॉन है, open is 5 centimeter and it is filled with water up to brim. When leads shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of leads shots dropped into the vessel. तो दोस्तों देखेंगे हमारे पास एक कॉनिकल वेसल है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड उसी की रेडियस है 5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वेसल कोन, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है. वी हैव रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेट शॉट 0.5 सेंटीमीटर. इसका जब वॉल्यूम देखेंगे तो इतना आएगा. अब अगर हम बोलें कि वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट ड्रॉप्ड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोज, तो हमारा कितना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसने साफ साफ बोला 1/4. तो हम इसका क्या 1/4 निकाल लेंगे. वो ये कहना चाहता है उसके अंदर हम कितनी डाल सकते हैं बोतल. तो इन्वर्टेड कॉन अगर हम बोलें कि हमारे पास ये है, इसकी अगर रेडियस है कुछ, इसकी हाइट है h, इसके अंदर अगर हम एक तरह से समझ लो कि हम एक गोला टाइप का कुछ कंचे टाइप के कुछ इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो वो बोलना चाहता कितने हाउ मच कंचे डाल सकते हैं. तो हमें मालूम है कि इसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड, कितने हमने उसमें छोड़ी. एंड नेक्स्ट है कि जो हमारी छोटी छोटी जो हमारे पास जिसे हम शॉर्ट्स बोलते हैं, अगर वो छोटी छोटी हमारे उनकी जो रेडियस दी है, उनकी रेडियस दी है कितनी 0.5 सेंटीमीटर. तो 0.5 हम क्या उनका अलग से एक वॉल्यूम निकालेंगे और उन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड. तो दोस्तों हमारे कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी 100. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने चले हैं कि इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, वो नहीं तो ये वाला ही सही. बड़ी अच्छी बात है इसमें कि तुम ना सही तो कोई और सही. तो वही बात है कि अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आता तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं आता तो ऊपर वाला करेंगे. अब 2 से ज़्यादा तो चॉइस इसमें मिलेंगी नहीं आपको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 8 mm इज evenly wrapped on a cylinder of length 24 centimeter and diameter 49 centimeter to cover the whole surface. Find length of the wire and second volume of the wire. तो दोस्तों हम देखेंगे थिकनेस ऑफ द वायर मीन्स इट्स डायमीटर कितना दिया 0.8 सेंटीमीटर. सिलेंडर की रेडियस दी है 24 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ टर्न्स of the wire required to cover the whole surface of the cylinder. तो हमारा आएगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो हम बोलेंगे 24/0.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे तो 8 3 जा 24, तो हमारा आ जाएगा 13. एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 49 दिया है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 49/2. लेंथ ऑफ वायर रैप्ड इन 1 राउंड, तो जो हमारा एक वायर है अगर उसको हम एक राउंड पे पूरा रैप करते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा सरकमफेरेंस. और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr. 2πr जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पाएगा 154. लेंथ ऑफ वायर रैप्ड इन 30 राउंड्स, तो हमारा एक राउंड है 154 का, तो 30 राउंड कितने के होंगे, तो 30 राउंड टोटल होंगे 4620 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में पूछा है उसने सेकंड में वॉल्यूम ऑफ द वायर. सेंस रेडियस ऑफ द वायर 0.8/2 मतलब 0.4 सेंटीमीटर. लेंथ हाइट दी है इसकी 4620. तो दोस्तों हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने पे वॉल्यूम ऑफ द वायर आएगा 2323.2 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो दोस्तों देखेंगे इसमें आपको मीडियन दिया है, तो मीडियन कितना 28.5. देन फाइंड आउट एक्स एंड वाई. तो इसमें देखेंगे जो टेबल है उसको अब हम थोड़ा सा सही से बनाते हैं.
तो देखो मीडियन दिया है, एन की वैल्यू दी है 60 क्वेश्चन में। तो आप देखो क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF बोलते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे पहले ही जो यहाँ लिखा हुआ है उसे हम यहाँ सेम के सेम उतार देते हैं। अगला 5 + x लिखेंगे, नेक्स्ट 5 + x लिखेंगे, 5 + x से 5 + x जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इधर जाएगा, फिर इसमें जोड़ के ऐसे क्या कंटिन्यूस चलती जाएगी प्रोसेस। तो लास्ट आएगा 45 + x + y। तो दोस्तों हमारे पास 60 है, 60 में हम 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा आएगा 30। तो 30 अप्रॉक्सीमेट किस पे जाता है उसको हम देखते हैं। तो 30 के लिए अगर हम ध्यान दें तो 30 के लिए हमारा जाएगा 30 n/2, n कितना था 60, 60/2 हमारा 30 आएगा। तो 30 देखेंगे हम कि एक तो जा रहा है 25 + x में, कितने में 25 x। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगी वो होगी 22 30। एंड L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट, तो हमारी L 20 हो जाएगी। H होता है कि H जो होती है डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, तो 22 30 या 30 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है कि जो हमारे पास एग्जैक्टली जो मीडियन ग्रुप है, मीडियन क्लास है, उस क्लास से पिछले वाली पहले वाली आएगी तो 5 + x आ जाएगी। एंड फ्रिक्वेंसी कितनी हमारे पास 20 है, ये दे रखी है। हम जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके रखने पे देखते हैं हम लोग फार्मूला होता है मीडियन का। दोस्तों ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, हमें याद रखना, क्योंकि इसी से हमारे नंबर मिलेंगे। तो मीडियन बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H। तो हम जब वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू रखने पे x की वैल्यू हमें पता चलेगी, तो x की वैल्यू कितनी आती है 8। सिमिलरली जब हमें मालूम है कि 45 + x + y = 60 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पड़ाव है सेक्शन ई, नेक्स्ट एंड लास्ट पड़ाव है सेक्शन ई। तो दोस्तों हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जो कि हमारे 35, 36, 37 मतलब 3 क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो दोस्तों कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अनीताज मदर स्टार्ट ए न्यू शू शॉप, मतलब उन्होंने एक नई दुकान खोली जो जूतों की है। टू डिस्प्ले द शूज शी पुट 3 पेयर्स ऑफ शूज इन फर्स्ट रो and 5 pairs in second row, 7 pairs in third row, and so on. On the basis of above information, answer the following question. If she puts a total of 120 pairs of shoes, then find the number of rows required. तो दोस्तों अगर थोड़ा सा ध्यान दें, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3, 5, 7, एक तरह से ध्यान से देखें 3, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब ये एक AP सीरीज क्या एक फॉर्म हो जाती है, जिसका पहला टर्म A की वैल्यू है 3 एंड D की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। लेट n बी द नंबर्स ऑफ रोज रिक्वायर्ड। Sn बराबर 120, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। n/2 फार्मूला है हमारा, वैल्यू रखेंगे और इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो हमारी n आ जाएगा 10। तो हम बोलेंगे हमारे पास 10 अगर रो हैं, तो 10 रो में अगर हम जो वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा सम उनका आएगा 120 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ पेयर्स इन 17th रो A17 बराबर 3 + 16 × 2। ए फार्मूला होता है हमारे पास an का A + n - 1 × D।
तो एन की वैल्यू हमें पता है 17 रो की पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 17। 17 में से गया 16 तो हमारा आएगा 16। डी की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, ए की वैल्यू 3 है, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पेयर्स इन 10th रो। सिमिलरली 10th रो में कितना आएगा 21। रिक्वायर्ड डिफरेंस जब हम इनको घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 14। तो हमारा दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। तो 37 क्या कहता है हमसे, इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट द कैप्टन सेट्स द फील्ड अकॉर्डिंग टू ए प्लान। एक क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट जिसमें एक कैप्टन है, कैप्टन अपने हिसाब से अपने प्लेयरों को क्या है प्लान बनाता है कि अपने हिसाब से उन प्लेयरों को सेट करता है। ही इंस्ट्रक्ट टू द प्लेयर्स टू टेक ए पोजीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। देयर आर 2 रीजन्स टू सेट अ क्रिकेट फील्ड, टू टेक विकेट्स एंड टू स्टॉप रन्स बीइंग स्कोर्ड। जो हमारे कैप्टन साहब हैं वो हमें प्लेयरों को इसलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई विकेट ज़्यादा से ज़्यादा लें और रन कम से कम बने। इन्हीं स्टेपों को क्या वो फॉलो करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ प्लेयर ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इसने साफ साफ बोला है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द प्लेयर्स एट कवर पी एंड मिड विकेट है क्यू। जब हम इसे देखेंगे तो देखने के बाद इसमें देखते हैं हमारे पास एक ए है 0, बी एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस। सिंस ए 0 वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। जब इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो ए है, तो ए और पी एंड ए क्यू दोनों आपस में क्या होंगे समान दूरी पर होंगे। समान दूरी पर होंगे तो हमें पता है ए पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर दोनों को क्या कर देंगे आपस में बराबर कर देंगे। तो देखेंगे फार्मूला का क्या होता है कि y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों में रखेंगे। दोनों पे रखने के बाद देखेंगे सॉल्व करने पे हमारा आएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। तो यहाँ से y की जब मैं सॉल्व करूँगा तो y को सॉल्व करने पाएगा 2, क्यों x वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो हमारा 0,2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी का सेकंड, लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो k रेशियो 1। तो हम देखेंगे ए और हमारे पास ए है, एक दूसरा बी है और एक k है। तो हमसे k रेशियो 1 पूछा है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो हम जब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के माइनस 2k प्लस 3/k प्लस 1 7k माइनस 3/k प्लस 1। तो क्योंकि इसमें एक फार्मूला याद हो आपको तो हमारा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। ये हमारा x है और ये हमारा y है। y ऑलरेडी टर्म 0 दे रखा है तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7/3 आ जाएगी। तो k की वैल्यू हमारी 3/7 आ जाएगी। एक क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर लास्ट में है एक्सरसाइज में। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After 30 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. See the below figure. अगर आप देखें तो हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। देखो आप देखें तो 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है जो ऑब्जर्व कर रही है। एक बैलून है 60 डिग्री पर जो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है दूसरी जगह, तो वो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। इन द फिगर लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर।
ए एंड पी अगर ध्यान से देखें तो इसी के बेस्ड हमने क्या एक डायग्राम बनाया, इसको हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की है। ए बी सी एंड पी एंड डी। तो ए एंड पी आर टू पोजीशन ऑफ द बैलून, दो जगह पोजीशन बता रहा है कि ए पे एक बैलून है और पी पे भी एक बैलून था। तो दोस्तों सी डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आइज फ्रॉम द ऑफ द गन। हेयर पी डी बराबर ए बी 88.2, हेयर पी डी एंड ए बी बराबर 88.2 माइनस 1.2 इजक्वल टू 87 मीटर। आप देखो क्योंकि 1.2 तो यहाँ है नीचे का, 88.8 क्या है पूरा है, उसमें से जब मैं इसे घटा दूंगा तो ये मेरी हाइट इतनी आ जाएगी, कितनी 87। तो हम इसमें क्या है 1060 लगा देते हैं, 1060 लगाएंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी, 1030 लगा देंगे तो 1030 की वैल्यू आ जाएगी 87√3। जब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमें चाहिए BD, एक्चुअल में हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो BD होगा CD माइनस BC, तो सॉल्व करेंगे तो 58√3 आएगा और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 100 माइनस के 4.6 मीटर। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसमें स्पीड पूछी है बैलून की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मालूम है टाइम मालूम है, तो इसको डिवाइड देंगे तो 3.35 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमारा जो है यहीं जो है सैम्पल पेपर 1 ख़त्म होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे अगर कुछ सुधार करना हो तो उसके लिए भी कमेंट करिए, और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर इसका जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।